हेलो, कैसे हैं। तो अभी हम लोग सेल डिवीज़न का पार्ट 2 देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग माइटोसिस में जो हमने कल सेल साइकिल देखे थे वही देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ साइकिल में क्या था, G1 S G2 एम फेज में क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबको शॉर्ट में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रोमोजोम लेंगे, क्या लेंगे, 2n बराबर 4। यहाँ 4 क्यों लिए, अगर ह्यूमन का बात करें तो 2n बराबर कितना होता है, 46 होता है। लेकिन 46 का डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आसानी से समझने के लिए 2n बराबर 4 लेना है। 2n बराबर 4 मतलब 4 क्या है, क्रोमोजोम नंबर है। और डीएनए कितना, 2C मतलब कंटेंट है, क्योंकि टोटल एक सेल में डीएनए कंटेंट कितना है, 2 है, 2C है, ठीक है। C मतलब कंटेंट। तो ये G1 फेज में हुआ। तो एस फेज में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो हमने बात किया था कि एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, तो 4 होगा। और डीएनए कैसा हो जाएगा, 4C। ओके। और फिर G2 फेज में जाएगा तो यही दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लेकिन वहाँ पे अच्छे से डायग्राम नहीं बना पाए थे। वहाँ पे एम भी लिख दिए थे, लेकिन एम नहीं होगा, एम क्योंकि एम फेज पूरा था ना, माइटोसिस पूरा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये सेल साइकिल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होता सबसे ज़्यादा, कोई चेंज नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फिर चेंज कहाँ पे होगा, एनाफेज में होगा, ठीक है। यहाँ 8 हो जाएगा और ये 4C रहेगा। तो इसका हम लोग डायग्राम से बनाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया सेल और ये सेल का हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पर सिर्फ क्या दिखेगा, क्रोमैटिन, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो एजम्पशन की वो एक्चुअली जो क्रोमोसोम है वो कहाँ दिखेगा, मेटाफेज में दिखेगा, क्योंकि मेटाफेज में हाईएस्ट कंडेंसेशन क्रोमोसोम होता है। जो मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। जो यहाँ पे जो लिखे हैं वो कहाँ पे दिखेगा, अच्छे से मेटाफेज में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया। फिर ये डायग्राम यहाँ भी बना लेते हैं। यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन बस एजम्पशन के लिए सिर्फ क्रोमैटिन दिखेगा। तो ऐसे बना लिए। फिर इसमें भी ऐसे बना लिए, क्रोमैटिन दिखेगा। प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर डिसअपियर होगा। तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, न्यूक्लियर डिसअपियर हो गया और ये हो गया क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मेटाफेज में यहाँ पे अच्छे से क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट। और इसके बाद एनाफेज में क्या होगा, ये एक्चुअली हमने पहली बात किया था कि सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है कितना हो गया, 4, और डीएनए क्या है, 4C है, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि ये 4 और 4 8 हो जाएगा।
और लेकिन डीएनए कंटेंट कितना होगा, सेम ही रहेगा। फिर टीलोफेज में क्या होगा, यहाँ डायग्राम आते हैं। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे इसमें बन जाएगा। तो इसमें 2 बन गया। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ऐसे जो ये है 2 और यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद डॉटर सेल बन जाएगा। तो इसमें कितना है, अगर इसका लिखना होगा हमको क्या, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर, तो क्या कितना लिखेंगे, ईच सेल में कितना होगा, जो डॉटर सेल बना है उसमें कितना होगा बोलिए। तो हो जाएगा 2n बराबर 4 और डीएनए कंटेंट कितना होगा 2c। एक में 4 होगा और इसमें 4 होगा, ठीक है। तो ये जो सेल डिवाइड हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डॉटर सेल बन रहा है वो पेरेंट की तरह बन जाए, रिगेन कर जाए, ठीक है, इसीलिए सेल डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर रिप्लिकेशन हुआ, इसी के बाद मेनली आपको देखिए क्या याद रखना है, जो सेल डिवीजन हो रहा है तो क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, एक फंडा हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, एक डीएनए, एक क्रोमैटिन और एक क्रोमोसोम रहना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही एस फेज से गुजरा साइकिल, तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, मतलब रिप्लिकेट हो गया, तो यहाँ पे बन गया 4C। तो इसको मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो यहाँ एना फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, जिससे फिर डॉटर सेल जब बनेगा तो वही सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी, अगर जो दिक्कत हो आपको वो कमेंट में जरूर बताइए, जहाँ नहीं समझ में आए। तो जैसे ये हो गया, अब इसको रफ कर देते हैं। तो जैसे मेरे को एक बताइए, जैसे ये हो गया, ये जो आर्म इसको क्या बोलते हैं, 2 आर्म है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड कितना है, 2 है। और ये बताइए क्रोमोसोम कितना है, तो क्रोमोसोम एक कितना है, क्रोमोसोम कितना है, 1 है। जो क्रोमैटिड है वो क्या बता रहा है, क्रोमैटिड क्या बता रहा है कि 2 डीएनए है, या जो ये है रेप्लिकेटेड है, कैसा डीएनए है, रेप्लिकेटेड डीएनए, 2 डीएनए है या रेप्लिकेटेड डीएनए, ये समझ में आया। तो अब हम लोग किसी बारे में बात करेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में, ठीक। इसके बाद अगले वीडियो में क्या बात करेंगे, म्यूसिस के बारे में बात करेंगे। तो अब अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KI। तो किसका सिग्निफिकेंस था, माइटोसिस का। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में एक फॉर्मूला आता है, KI बराबर क्या होता है, VN अपॉन VC माइनस VN। तो जो VN है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ओके। और VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ, बोलिए, साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इससे कुछ आपको रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है कुछ रिलेशन, कुछ तो बन रहा होगा। KI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के, बन रहा है कि नहीं, फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में तो क्या क्या पढ़ लेते हैं, ठीक है। और KI जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जैसे मान लीजिए किसी का न्यूक्लियस बड़ा है, क्या है, न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बड़ा होगा तो यानी क्या होगा, KI ज्यादा होगा,
होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कुछ ही बोल लीजिए, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, किससे रिलेशन कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ना भाई साहब, बोलिए। अगर इसके उल्टा हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज करेगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए, तो ये किस में होगा ऐसा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम हो और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हो, ये किस में होगा, स्मॉल सेल में। तो स्मॉल सेल में कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम होगा। इसके कंपेरिजन में जैसे देखिए बात करेंगे किसके बारे में, लार्ज सेल के बारे में बात करेंगे। तो लार्ज सेल में क्या होगा, बोलिए, लार्ज सेल में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, कम होगा और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जब ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए ये है इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इतना ही है बस इसका वॉल्यूम, तो इसको जैसे आपको पता होगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उसको कंट्रोल करता है, पूरे मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एंजाइमेटिक सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो वो अगर छोटा होगा, उसका वॉल्यूम छोटा होगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इससे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। लेकिन स्मॉल सेल में क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा तो वो कंट्रोल कर पाएगा, जिससे सेल डिवीजन नहीं होगा। तो जो माइटोसिस है इसमें क्या सिग्निफिकेंस, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में वो मेंटेन करता है हाई केआई को। जो माइटोसिस है इसका सिग्निफिकेंस है ना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का, तो ये क्या करता है, हाई केआई मतलब हाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन रखता है, जिससे क्या हो, सेल जो है अपना एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके, ठीक है, समझे ना। जैसे मान लीजिए सेल जब डिवाइड होगा, सेल जब क्या होगा, डिवीजन करेगा, तो उससे क्या होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाएगा ना, छोटा हो जाएगा तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में जरूर बताइए, ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करना ही है, और ज़रूरत लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।